मध्य पूर्व में जो जंग चल रही है, वो जंग अब भू राजनीति की खबर नहीं रह गई। उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी उतरने लगा है। जिस तरीके से ईरान के भीतर हमले हो रहे हैं और ईरान उसका जवाब दे रहा है, उसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल और अमेरिका तक नहीं, तो पूरे दुनिया पर पड़ने लगा और हमारी दहलीज पर आकर भी रुक गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युद्ध कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, बल्कि ये हो गया है कि इसकी कीमत कौन कौन चुका रहा है। तो इसके इस जवाब में भारत भी कहीं ना कहीं शामिल है और ये साफ यहां पर नजर आ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल ने सबसे पहले संकेत दे दिया है। प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी यह बताती है कि वैश्विक संकट अब घरेलू बाजार में प्रवेश पहले से ही कर चुका है। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, ऐसे हर झटके को तुरंत महसूस कर रहा है। स्थिति इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि सप्लाई का बड़ा हिस्सा उसी समुद्री रास्ते से आता है जहां इस समय भीषण जंग छिड़ी हुई है। हालांकि अभी तक भारत को कोई बड़ा आर्थिक झटका नहीं लगा है, लेकिन दबाव महसूस होना और बनना शुरू हो चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमने एक बड़ा पैनल इस वक्त बनाया हुआ है और ये सारे मेहमान ऐसे मेहमान हैं कि जो अपने अपने क्षेत्र में इस पूरे घटनाक्रम पर, इकोनॉमी पर पैरी नजर रखते हैं। हमारे साथ में जयंत सिन्हा, पूर्व राज्य मंत्री, फाइनेंस राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस पर हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस युद्ध का असर अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरीके से पड़ेगा। सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोटक महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और संजीव अहलूवालिया, फेलो चिंतन रिसर्च फाउंडेशन और इकोनॉमिस्ट, वो भी हमारे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयंत सिन्हा जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। हालांकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये बात तो सही है कि ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं और भारत के भीतर फिलहाल सब्सिडाइज होने की वजह से कम उसका असर आम जनता को मिलने वाले पेट्रोल और डीजल पर पड़ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो सरकार को इस बात को पास ऑन करना पड़ेगा। तो शुरुआत इसी से करते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि महंगाई आने वाली है? क्योंकि अब तक तो आरबीआई ने महंगाई पर कंट्रोल रखा था और अब तक सरकार की और आरबीआई की प्रायोरिटी रही है कि किसी भी तरीके से महंगाई ना बढ़ने दी जाए। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से क्या हम महंगाई के दहलीज पर आकर खड़े हैं? अब सबको झारखंडी जोहार। और मैं सर्वप्रथम यही आपको बताना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत नहीं है, बहुत ही मजबूत है। और हम सब चिंता कर रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है वो लंबा न चले। अगर कुछ ही हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में, और सबका अनुमान है कि 1-2 हफ्तों में अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और अगर ये समाप्त हो जाता है 1-2 हफ्तों में, तो हम लोगों की अर्थव्यवस्था पे कोई खास चोट नहीं पहुंचेगी, कोई खास प्रभाव नहीं होगा। अगर युद्ध जो है 1 महीने और चलता है तो ना सिर्फ भारत को, लेकिन हर देश को विश्व में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आज के समय बहुत ही मजबूत है। अगर हम लोग पूरे विश्व में देखें तो कई अर्थव्यवस्थाओं में हमारी एक अर्थव्यवस्था होगी जो इसको अच्छी तरीके से संभाल सकती है। और इसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था का जो बढ़ोतरी का दर है, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो बहुत ही मजबूत है, 7% से ज्यादा चल रहा है। तो हमारे जो है सब इन्वेस्टमेंट्स, जब सब ग्रोथ, ये सब बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। इसलिए इस प्रकार का झटका हम लोग इसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों का आर्थिक दर जो है बड़े तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, कि अगर हम लोग देखें कि विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स का जो खजाना होना चाहिए, कितने हमारे पास है, वो बफर जो हम लोगों का है वो भी बहुत बड़े मात्रा पे है, $700 बिलियन से ज्यादा है। तो इसलिए कुछ दिन अगर ये चले तो इसको हम लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा चुभता है कि तेल और डीजल का दाम न बढ़े, इसको हम लोग बहुत वर्षों से बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। हमारे पास बहुत सारे शॉक अब्सॉर्बर हैं और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है इसका जो दाम है वो नहीं बढ़ने वाला है। और इसलिए आम जनता को कुछ जो है ज्यादा इसको नहीं झटका लगेगा। और इस कारण हम लोग जो आमतौर की महंगाई को भी जो लगाम में रखना है, जिस पे काबू रखना है, वो भी हम लोग कर सकेंगे। इसलिए मेरा अनुमान है कि जो जय युद्ध सिन्हा है जी, 2 आपने हफ्ते एक और जी हाँ, इसलिए ज्यादा नहीं जी चलने वाला। नहीं, और जो मेरा भी कुछ सवाल ये झटका था है उसको हम लोग अब्सॉर्ब जी, करेंगे। हाँ।
आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं झटका। क्या हम इसे झटका या शॉक कहें, या हम क्राइसिस सिचुएशन तक आकर पहुंच चुके हैं, या सचमुच में ये सिर्फ शॉक है, अभी सिर्फ झटका है, क्राइसिस नहीं है? देखिए, इंसानियत के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक संकट है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। बहुत सारे लोग जो है आज के समय हम्म, इससे प्रभावित हैं। हमारे भारत के कई जो शिपिंग में, मरीन क्षेत्र में जो हैं 23,000 25,000 लोग हमारे वहाँ फँसे हुए हैं। तो इंसानियत के तौर पे ये बहुत बड़ा एक संकट है। लेकिन जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, अर्थव्यवस्था में ये झटका है, हम्म, क्योंकि कुछ ही दिन चल रहा है, कुछ ही दिन के बाद जब समाप्त हो जाएगा, आप कोविड जो है इसको हम लोग एक संकट मान सकते हैं, जो लगभग 2 साल चला, ये तो हम्म, 1 महीना ही चलेगा। हम्म। मुझे सुभाष चंद्र गर्ग जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले जयंत सिन्हा जी, एक बार फिर आपसे मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन बड़ा स्ट्रांग है, हम एक अच्छी स्थिति में इस वक्त मौजूद है। जो प्रेडिक्शंस दिखाए गए हैं, हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसमें भी ये कहा गया कि 7% से ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रहेगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 0.7% तक का उन्होंने एक प्रेडिक्शन उसमें किया हुआ है। लेकिन जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है उसके बाद अगर हम देखें तो कई सारी इंटरनेशनल जो एडवाइजर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बात को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब स्थिति बदल सकती है, हमारे प्रेडिक्शंस हमें चेंज करने पड़ सकते हैं। मेरे सामने 3 इकोनॉमिस्ट यहां पर नजर आ रहे हैं, जेपी मॉर्गन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ क्वांटिको रिसर्च। इन तीनों ने अगर हम देखें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 6%, 7% से नीचे लाकर रख दिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट वो कह रहे हैं कि 1.9% से 2.2% तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब नए सिरे से हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को हमें देखना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो सर, $100 प्रति बैरल अगर तेल की कीमतें पहुंचती है, तब भी भारत सरकार का जो तेल का बिल है, खर्चा है, वो 3.6 ट्रिलियन रुपीस तक जा सकता है। और ऐसे में कब तक भारत सरकार यह सब्सिडी का खेल करती रहेगी? यूरिया की कीमतें भी 40% से ज्यादा हो चुकी है आज की स्थिति में। तो क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म हम इस तरीके से खींच पाएंगे? देखिए, हम लोगों को लॉन्ग टर्म में आत्मनिर्भर तो बनना ही है, चाहे वो तेल हो या हम्म, फर्टिलाइज़र के जो इम्पोर्ट्स हैं, इन सब पे हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है। लेकिन मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हम्म, हूँ कि एक झटका है ये संकट नहीं है। हमारे पास वो शॉक अब्ज़ॉर्बर हैं कि झटके को हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से सँभाल सकते हैं, और मैं किसी और के एनालिसिस पे टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इनके हम्म, असम्पशन्स क्या हैं। अगर तेल का भाव जो है, जो 70 था, वो 110 हो गया है, अगर वो फिर 70-80 पे आ जाता है, तो ये झटका जो है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इसको हम लोग सँभाल लेंगे। अगर 70 के बजाय वो 110 हम्म, अब अगले पूरे वर्ष रहता है, तब मेरा अनुमान है कि ये सब जो ये लोग कह रहे हैं, वो शायद तब सही साबित होगा। लेकिन अगर 70-80 पे फिर वापस गिर जाता है, जैसे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया हम्म, जाए और फिर एक बार तेल-वेल जो हम्म, है, उसका हम लोग अच्छी तरीके से इम्पोर्ट कर सकें, तो मेरा मानना है कि हम्म, एक झटका रहेगा, इसको हम लोग अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और हमें कोई ज़्यादी इसमें हम्म, दिक्कत नहीं होने वाली है। जयंत सिन्हा जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग जी, आपने भी सुना जयंत सिन्हा क्या कह रहे थे। एक बार फिर वही सवाल मुझे आपके पास ले आना है, क्योंकि इस बात की कई बार चर्चा हो चुकी है कि हमारे पास इन्फ्लेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमारा काफी स्ट्रांग है और आरबीआई का हमेशा इस पर जोर रहा है कि हम किसी भी तरीके से महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए और इसीलिए इन्फ्लेशन रेट हमारा काफी कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो शॉक, झटका, जयंत सिन्हा जी कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि ये झटका नहीं क्राइसिस है। झटका हो या क्राइसिस हो, क्या हमारा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो फिलहाल शॉक हो रहा है, वो कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? कब तक हम तेल की कीमतें इसी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? औद्योगिक तेल की कीमतें तो हमने बढ़ा दी है, लेकिन कब तक हम प्रीमियम तेल की कीमतें भी हमने बढ़ा दी है, डीजल, पेट्रोल और डीजल की, लेकिन बाकी ये बर्दाश्त कब तक हम कर पाएंगे? देखिए, तेल और एनर्जी प्राइसेस का इन्फ्लेशन इंडेक्स जो हमारा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें एक छोटा कंपोनेंट है, करीब 10% सीधा। तो पूरा का पूरा इन्फ्लेशन इंडेक्स इससे नहीं प्रभावित होता है। हालांकि इनडायरेक्टली वो चीज़ फिर प्ले आउट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप की गैस नहीं मिल रही है, गैस के कारण से फर्टिलाइज़र बनना कम हो या टाइल्स बनना कम हो या और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनना कम हो, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएं, तो फिर वो प्ले आउट करता। अभी ऐसा कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली 1 to 1 क्या रिलेशनशिप, ये 70 से 100 हुआ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बट कुल मिला के अगर आप इसको देखें तो निश्चित रूप से
इन्फ्लेशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। संजीव अहलूवालिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो सवाल मैं जयंत सिन्हा जी से और उसके बाद गर्ग सर से भी मैंने पूछा था, संजीव अहलूवालिया जी, आपको लगता है कि ये क्राइसिस इतने जल्दी खत्म हो पाएगा? क्योंकि भारत सरकार ने दावा किया है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तेल जहां से हम खरीद रहे हैं वो हम अलग अलग जगह से लेकर आ रहे हैं, गैस का सप्लाई हम अलग अलग जगह से लेकर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस खाड़ी युद्ध के बाद में, या जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है, उसके बाद इसे एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरह हमें इस्तेमाल करना होगा? दूसरी बात, जो रिजर्व हमारे जो रिफाइनरीज है उसका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से कल के लिए हम इसके लिए तैयार हो सके। आज की स्थिति में भी हमारे पास इसका प्रेशर बना हुआ है कि इस तेल जो कीमतें उसका क्या असर पड़ेगा। तो क्या हमें इस तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे आगे जाकर? तो साहिल जी, इसमें ना ये लड़ाई की वजह से दो इफेक्ट है। एक तो इफेक्ट है दाम पर और दूसरी इफेक्ट है अवेलेबिलिटी पर, खास करके भारत के लिए, क्योंकि हमने जो अपने एलएनजी था या एलपीजी था बहुत भारी मात्रा में हम लोग गल्फ से खरीदने लगे। तो इसकी वजह से हमारी अवेलेबिलिटी पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हो जाने पे हमें गहरी चोट उससे लगी। और मेरे ख्याल सरकार अब डाइवर्सिफाई, जैसे आप कह रहे हैं, डाइवर्सिफाई करेगी तो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। पर क्या दाम वापस $70 पर बैरल इलास्टिक की तरह तुरंत ही आ जाएंगे? मुझे ये नहीं लगता कि दाम वापस आ जाएंगे। कारण ये है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज गल्फ में ध्वस्त हुई हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट 15 दिन 20 दिन और चलता है, 1 महीना और चलता है, और बमबारी होती है, तो उसमें और कैपेसिटी का डिस्ट्रक्शन होगा। बहुत बड़ा सवाल मुझे पैनल के सामने लेकर जा रहा है, क्या हम आर वर्ड का इस्तेमाल करें, रिसेशन का इस्तेमाल हम करें? क्या हम स्लो डाउन वर्ड का इस्तेमाल करें, जो हमने देखा था कोविड क्राइसिस के समय पे? उस पर भी मुझे आना है, लेकिन नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, चिंतित रहे मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग आज की स्थिति में? क्योंकि जो गुरुवार को देखा हमने, उसके बाद तो लोगों की हिम्मत टूट गई है। कई बार हमने आपसे चर्चा की थी, आप कहते थे कि चिंता मत करिए, एफआईआई चले गए तभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास में। लेकिन क्या आज वो उस स्थिति में है कि दोबारा मार्केट में आए और खड़े रहे मार्केट के साथ में? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हर जगह पे वही हाल नजर आ रहा है। तो साहिल भाई, डोमेस्टिक निवेशकों को नई कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी। जैसा सबने बताया, ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं तो महंगाई बढ़ती है। $10 दाम बढ़ा तो महंगाई 30 से 35 बेसिस पॉइंट बढ़ती है। जीडीपी ग्रोथ 20 से 25 बेसिस पॉइंट कम होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट 35 से 40 बेसिस पॉइंट वाइडन होती है। तो रुपया वीक होगा, महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज की दरें भी बढ़ सकती है और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट ये समझकर चल रहा है कि ये ज्यादा दिन युद्ध नहीं चलेगा। लेकिन रघुराम राजन जो कल इंडिया टुडे से बात कर रहे थे, उनका ये मानना है, जयंत सिन्हा जी, कि हो सकता है कि युद्ध एक तो लंबा चले, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में $200 तक भी पहुंच सकती है। यह उनका प्रेडिक्शन रहा है। अगर आज की स्थिति में आप फाइनेंस मिनिस्टर है इस देश के, तो आप कौन सी चेकलिस्ट लेकर चलेंगे सर? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तो यह आर्थिक साल खत्म भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही हम युद्ध का इस तरीके के डिस्ट्रप्शन का सामना कर रहे हैं। आपने एक बजट पेश किया है पिछले ही महीने, अगले साल के लिए आपने प्रेडिक्शंस किए हुए हैं, अगले साल के लिए आपने देखा हुआ है कि कहां कहां पर आपको कितना एलोकेशन करना है। सप्लीमेंट्री डिमांड्स तक आपने डिस्कस कर चुके हैं और उसको लेकर भी पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा के भीतर पहले से ही आप तय कर चुके हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में कहां पर कितना पैसा दिया जाएगा। ऐसी सूरत में अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते और आप ये युद्ध का सामना कर रहे हैं, 1 अप्रैल से आप कौन सी चेकलिस्ट लेकर बैठते और क्या फैसले करते सर? साहिल जी, जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। और चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या सामान्य व्यक्ति, हर कोई को 3 सिग्नल पे, 3 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात तो यह है कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। सबका मानना है, और अभी नीलेश जी ने भी कहा कि मार्केट में सब लोग सोच रहे हैं कि युद्ध जो है
एक दो हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है तो ये झटका जल्दी खत्म हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पे कोई खास चोट नहीं आएगी। तो पहला सिग्नल है युद्ध कितना लंबा चलेगा। दूसरा, जिसपे सुभाष जी ने भी कहा है और संजीव जी ने भी कहा है कि जो तेल और गैस को जो हम लोगों को निकालने की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, उस पे कितनी हानि आई है, उसका कितना डैमेज हुआ है, उस पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। अगर कोई खास डैमेज आज के समय गैस पे तो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि हानि हुई है और इसलिए गैस के जो भाव हैं वो बढ़ेंगे और कई महीने बढ़कर रहेंगे। लेकिन तेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तेल के एक्सट्रैक्शन का, तेल के रिफाइनिंग का, इस पे कोई खास चोट अभी तक नहीं पहुंची है। इसलिए दूसरा मामला जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना हम लोगों ने डैमेज किया है युद्ध के कारण, वो हमें देखना है। और तीसरा, इस पे तो सिर्फ प्रिडिक्शन की जा सकती है कि जब युद्ध समाप्त होता है तो तेल का भाव है वो किस लेवल पे स्टेबलाइज होगा, किस लेवल पे स्थिरता आएगी, 70 पे आएगी, 80 पे आएगी, 100 पे आएगी, इसका भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे के समय अर्थव्यवस्था जो है इस पे बहुत ज्यादा निर्भर है। और अगर कच्चे तेल का भाव जो है वो अच्छी तरीके से नॉर्मलाइज हो जाता है और 70-80 पे फिर आ जाता है, तो इस झटके को हम लोग बड़े जल्दी भूल जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको ये बात बताना चाहता हूं कि संकट कोविड में आया था, तब रिसेशन के बारे में हम लोगों को चिंता करनी पड़ी थी और रिसेशन हुआ भी था। लेकिन ऐसे झटके तो लगभग हर वर्ष, हर दूसरे वर्ष आते हैं। और क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अब हम लोगों ने आत्मनिर्भर काफी हद तक बना ली है, हमारे पास बड़े अच्छे शॉक अब्जॉर्बर हैं, बहुत अच्छा हम लोगों ने बफर बनाया है, इसलिए झटकों को हम लोग बड़े अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। जयंत सिन्हा जी, सुभाष चंद्र गर्ग और संजीव अहलूवालिया और नीलेश शाह। बहुत ही एक तरीके से आपने ढांढस बंधाने की कोशिश की है और सभी लोग यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि युद्ध इतना लंबा नहीं खींचेगा, लेकिन अगर युद्ध लंबा खींचता है तो उसके बाद क्या स्थिति पैदा होती है, उस पर एक बार फिर हमें ध्यान रखना होगा। फिलहाल हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है उसको देखते हुए सभी लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा मुश्किल भारत को नहीं होगी, लेकिन फिलहाल इस क्राइसिस के सिचुएशन से, शॉक के सिचुएशन से भारत की अर्थव्यवस्था भी गुजर रही है, तो इस पर ध्यान रखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें हमारी लगातार जारी रहेगी, आप देखते रहिए आज।